हेलो मेरे स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल कैसे कंपनी यहाँ व्यापार करने आती है और यहाँ की शासक बन जाती है। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि कैसे कंपनी अलग अलग क्षेत्रों में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है, उनकी नियुक्ति करती है और राजा को एक संधि के तहत से अधिकार छीन लेती है कि वो अपनी पर्सनल आर्मी नहीं रख सकता है। कंपनी उसको आर्मी प्रोवाइड करेगी, सहायक सेना प्रोवाइड करेगी और उसके बदले राजा को पैसे देने होंगे जो सेना के मेंटेनेंस पे खर्च होगा कंपनी का। अगर राजा ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर उसका जो क्षेत्र है वो उससे ले लिया जाता था। और पढ़ा पीछे आपने कि कंपनी डायरेक्ट कभी भी लड़ाई नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन अब आप आगे पढ़ेंगे कि जब उसको लगता था उसके हितों का नुकसान हो रहा है, उसका जो आर्थिक हित है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको डेंजर हो रहा है, तब वो डायरेक्ट भी लड़ाई करती थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान जिसको शेर मैसूर कहा जाता था। द कंपनी रेस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फर्मेशन व्हेन इट सॉ द थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उसको ऐसा लगता था कंपनी को उसका राजनीतिक जो और आर्थिक इंटरेस्ट है उसको डेंजर हो रहा है, थ्रेट हो रहा है, तो फिर वो डायरेक्ट भी सैनिकों से युद्ध करवाती थी, डायरेक्ट कंपनी लड़ाई करती थी। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर में घटना हुई, तो इसके उदाहरण से आप इस घटना को समझ सकते हैं। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली, जिसने शासक किया 1761 से 82 तक, एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 टू 1799। ठीक है, हैदर अली का जो शासनकाल रहा 1761 से 1782 तक, और उसके बाद उनका जो पुत्र हुआ टीपू सुल्तान, उसने शासक किया 1782 से 99 तक। इतने शक्तिशाली राजा हुए हैं मैसूर के। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। मैसूर मालाबार तट पे होने वाला जो व्यापार था, ठीक है, वो मैसूर के नियंत्रण में था। और वहां से कंपनी क्या करती थी? वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डेमम। कंपनी यहां से क्या खरीदती थी? काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और ये जो क्षेत्र है ये किसके नियंत्रण में था? मैसूर के नियंत्रण में था। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। 1875 में टीपू सुल्तान ने, जो उनकी रियासत में पड़ता था, जो उनकी रियासत में बंदरगाह पड़ते थे, पीपर एंड कार्डेमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से उन्होंने चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात था, एक्सपोर्ट था, उसको रोक दिया, स्टॉप्ड। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो स्थानीय व्यापारी थे उनको कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। He also established a relationship with the French in India and modernized his army with their help. टीपू सुल्तान ने भारत में जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनसे घनिष्ठ रिलेशनशिप, संबंध बना लिए और उनकी मदद से ही उन्होंने अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया, आधुनिकीकरण किया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। अंग्रेज जो थे वो भयभीत थे, डरे हुए थे। दे सॉ, उन्होंने देखा, हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। हैदर और टीपू कैसे हैं? बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, घमंडी है और बहुत ही खतरनाक दिखाई देते हैं। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ट।
ठीक है। तो उनको लगता था कि ये राजा हैं, शासक हैं, इनको नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड, इनको नियंत्रण करना जरूरी है, इन पे नियंत्रण होना चाहिए, इनको कुचला जाना चाहिए। 4 वार वर फॉट विद मैसूर, मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े गए, 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 and 1799। ओनली इन द लास्ट, अंत में युद्ध होता है द बैटल ऑफ श्री नागपट्टनम, ठीक है। अंत में जो युद्ध होता है श्रीरंगपट्टनम का, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, अंततः श्रीरंगपट्टनम के इस युद्ध में कंपनी को सफलता मिल जाती है। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, जो उसकी राजधानी हुआ करती थी टीपू को, उसकी रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वेदियार्स, और जो मैसूर का राजकाज है, शासक है, वो पुराने जो वेडियार राजवंश हुआ करते थे उनको दे दिया जाता है। एंड सब्सिडरी एलियंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट्स, और मैसूर के ऊपर, उस राज्य के ऊपर सहायक संधि भी थोप दी जाती है, थोप दी गई। वार विद द मराठाज, मराठाओं से लड़ाई। फ्रॉम द लेट ऑफ 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy मराठा पावर। 18वीं शताब्दी के आखिर में जो कंपनी है उसने मराठी जो ताकत थी, पावर थी, उसको काबू किया और ख़त्म करने के बारे में भी सोचने लगी। इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। विद दियर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 AD, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, उस तीसरी लड़ाई में हार के बाद द मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली, मराठाओं का जो सपना था दिल्ली से शासन चलाने का, वॉज शैटर्ड, कैसा हो गया था? चूर चूर हो गया था। जब इनको पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, उसमें हार का सामना करना पड़ा, तो इससे जो ये सपना देखते थे कि हम दिल्ली से शासन चलाएंगे, वो शैटर्ड, चकनाचूर हो गया। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स, वो कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बट गए, उनको कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। अंडर डिफरेंट चीफ्स, अलग अलग उनके मुखिया सरदार बनाए गए। बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, वो अलग अलग राजवंशों से बिलोंग करते थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, ठीक है। तो अलग अलग छोटे छोटे राज बनाए गए और इनको वहाँ का सरदार बना दिया गया। दी चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडरेसी अंडर अ पेशवा हु बिकम इस इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। ये जो सारे सरदार थे, एक पेशवा जो सर्वोच्च मंत्री होता है, उसके अंतर्गत एक कॉन्फिडरेंसी राजमंडल होता है, इसके सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और रहता कहाँ था? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, और पुणे में रहता था। महाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स। महाजी सिंधिया और नाना फडनीस ये दो मराठा योद्धा राजनीतिज्ञ थे एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत में ये प्रसिद्ध जो मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। द मराठा वर
सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वार। जो मराठा थे वो एक के बाद एक कई सारे युद्ध लड़े मराठाओं ने। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। पहला युद्ध 1782 में होता है और ये सलवाई की संधि के साथ खत्म होता है। देयर वाज नो क्लियर विक्टर। इसमें स्पष्ट रूप से किसी की कोई जीत नहीं होती है। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। जो दूसरा एंग्लो मराठा वार होता है 1803 to 5 वॉज फॉट एंड डिफरेंट फ्रंट्स। ठीक है, ये अलग अलग मोर्चों पर लड़ा गया। रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। ठीक है, तो इस अलग अलग मोर्चों पर लड़ा गया। तो इसमें हुआ क्या, जो कंपनी थी उसको ओडिशा, यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों को मिल जाते हैं। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 19 ट्रस्ट मराठा पावर। जो तीसरा मराठा वार हुआ उसमें उन्होंने मराठाओं की जो ताकत थी, पावर थी, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, कुचल दिया। जो तीसरा युद्ध होता है एंग्लो मराठा वार। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठोर नियर कानपुर। जो पेशवा था उसको हटा दिया गया पुणे से और कहाँ, कानपुर के पास बिठूर है, वहाँ भेज दिया गया विदा पेंशन। पेंशन के तौर पे पेशवा की पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्याज। अब विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पे कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो जब आप युद्ध पढ़ रहे हैं मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, तो इनको और डिटेल में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी ने कैसे डायरेक्ट युद्ध भी लड़े। जब उसको लगा उसके राजनीतिक और आर्थिक जो हित हैं उनको खतरा है, तो उसने सीधे तौर पर लड़ाइयाँ लड़ी। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी मीन्स सर्वोच्चता। क्लेम दावा, तो जो सर्वोच्चता है उसका अधिकार या उसका दावा। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट जाता है फ्रॉम द एबव, ऊपर जो भी आपने पढ़ा, दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में द कंपनी परसुएड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटरियल एक्सपेंशन। कंपनी ने बहुत ही आक्रामक नीति अपनाई अपना क्षेत्रीय विस्तार करने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823, ये गवर्नर जनरल रहा है 1813 से 23 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स, अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। ठीक है, इसके समय में एक नई नीति थी पैरामाउंटेसी की, सर्वोच्चता की। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। कंपनी अब दावा करती थी, उसका दावा था कि उसकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, जो भारतीय राज्य हैं, हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो उसने, उसका जो अधिकार है वो ऐसा दावा करता था कि जो कंपनी है उसका जो अधिकार है वो सर्वोच्च है, सर्वे सर्वा है भारतीय राज्यों की तुलना में। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। ठीक है, तो इस प्रकार अपने हितों की रक्षा के लिए, ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, इट वॉज जस्टिफाई इन अनेक्सिंग और थ्रेटिंग टू अनेक्स एनी इंडियन किंगडम। ये बताया गया कि किसी को भी धमकाने का अधिकार जो है वो कंपनी के पास है, किसी की रियासत को वो अधिग्रहण कर सकती है, स्नेच कर सकती है, एनेक्स कर सकती है।
दिस व्यू continued टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। यही जो सोच थी, बाद में जो अंग्रेज नीतियां थी वो भी यही, जितने भी बाद में भी गवर्नर जनरल आए वो भी यही नीति अपनाते रहे, यही नीति के बारे में बताते रहे। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। लेकिन यह प्रक्रिया थी, ये बिना किसी बाधा के नहीं चली। नॉट गो अनचैलेंज। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट्स ऑफ कित्तूर। जब अंग्रेज एक छोटा सा हिस्सा था, छोटा सा राज्य कित्तूर जो कर्नाटक में है, इसको कब्जे में लेने का प्रयास किया। देन रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट। तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया, उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। इसको रानी चेन्नम्मा को 1824 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में ही 1829 में उनकी डेथ हो जाती है। बट रायना अ पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन कित्तूर। लेकिन रायना एक गरीब चौकीदार है। कहाँ का? कित्तूर का, कित्तूर में स्थित सांगोली का। ठीक है, कित्तूर में स्थित सांगोली का एक गरीब चौकीदार है। ये विरोध जारी रखता है, कैरीड ऑन द रेसिस्टेंस। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स। उसको बहुत अधिक सपोर्ट भी मिला, सहायता भी मिला। इससे उसने ब्रिटिश के जो बहुत सारे कैंप्स थे एंड रिकॉर्ड्स थे उनको नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाई द ब्रिटिश इन 1830। बाद में उसको पकड़ लिया गया और 1830 में ही फांसी पे लटका दिया गया। यू विल read more about several cases of resistance later in the book। और बहुत सारे जो विरोध हुए हैं, प्रतिरोध हुए हैं, उनके उदाहरण आप इस किताब में, इसी बुक में और आगे पढ़ेंगे।